डियर स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वह है टॉर्क एंड रोटेशनल मोशन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रियाज है और आज इस टॉपिक पे हम तफसील से रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि टॉर्क है क्या चीज। मैं एक छोटी सी डेमो आपको दिखा रहा हूं, देखिए। हाँ, तो आपने देखा टॉर्क मेक्स थिंग्स स्पिन, जहां पे ये स्पिन होता हुआ आपको नजर आया। तो टॉर्क क्या करता है कि जितनी भी चीजें होती हैं उनमें अंदर स्पिन आ जाती है। तो ये है दरअसल टॉर्क का कंसेप्ट। व्हाट मेक मेक्स समथिंग रोटेट इन द फर्स्ट प्लेस। तो सवाल पैदा होता है कि कौन सी चीज है जो फर्स्ट जो इसको रोटेट रोटेट होती है, और रोटेट होने की वजह क्या है हम देखते हैं यहाँ पे। टॉर्क क्या है? टॉर्क। तो अब आप फिगर में यहाँ पे समझ लीजिए कि ये एक रॉड है और ये इसका एक्सेल है। अब हाउ डू आई अप्लाई ए फोर्स टू मेक द रॉड रोटेट अबाउट द एक्सेल, नॉट जस्ट एनीवेयर। तो मेरा सवाल ये है कि हम इस रॉड पे किस जगह पे हम कुव्वत लगाएं कि रॉड जो है वो इस एक्सेल के गिर्द रोटेट करना शुरू कर दे। तो देखिए, क्या हम ये फोर्स यहां पे लगाएं एक्सेल पे, एक्सेल पे आप लगा के देखिए, या यहां पे ये फोर्स लगाएं जो मेरे राइट हैंड पे है, इस रॉड पे लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स लगाएं। तो क्या अगर हम यहाँ एक्सेल पे फोर्स लगाएं या इसके राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे एंड पे अगर फोर्स लगाएं, तो क्या ये रॉड जो है वो रोटेट करेगी? और क्या हम यहाँ पे फोर्स लगाएं तो रॉड करेगा, या इस जगह पे जो यहाँ पे जो ब्लू लाइन आपको शो कर रही है, क्या इन जगह पे कुव्वत लगाएं तो ये रॉड रोटेट करेगी, या आप जो इसके एंड पे या इसके सेंटर पे लगाएं तो रॉड रोटेट करेगी? आप इसको कोई छोटी सी रॉड लेके एक एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि क्या होता है। मेरी इस बात को समझें और इस पे तजर्बा करके देखें छोटा सा। टॉर्क क्या है? टू मेक एन ऑब्जेक्ट रोटेट ए फोर्स मस्ट बी अप्लाई इन द राइट प्लेस। तो जनाब, कोई ऑब्जेक्ट उस वक्त रोटेट करेगी जब फोर्स जो है उसकी कोई सही जगह पे अप्लाई की जाए। The combination of force and point of application is called the torque। तो टॉर्क क्या है कि हमने कॉम्बिनेशन करना है फोर्स को, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज कॉल्ड, इसको हम टॉर्क कहेंगे। यहाँ पे जनाब ये जैसा कि इसी राड फिर देख लिए, ये एक्सल है इसका, और उसके बाद आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि अब क्या हुआ, एक फोर्स मल्टीप्लाई लीवर आर्म, कि लीवर आर्म की जो है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स पे, तो ये आपका टार्क का फार्मूला बन जाएगा। तो टार्क का फार्मूला क्या हुआ कि टार्क बराबर है फोर्स मल्टीप्लाई लीवर आर्म। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे फोर्स को जो है वो हम यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो फोर्स है उसको हमने शो किया हुआ है एफ से, ये फोर्स को एस से शो किया हुआ है, और जो आर्म ऑफ लेंथ है उसको हमने डिनोट कर रहे हैं किससे? एल से।
आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो टार्क जो है वो प्रोडक्ट है किसकी, फोर्स की, और उसके बाद जो इसकी आर्म की लेंथ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस फार्मूले को समझ चुके होंगे। अब आप देखते हैं, टार्क एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेने के लिए हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक बॉडी है, आप देख रहे हैं। यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे आप कि व्हाट इज द टार्क ऑन ए बुलेट। तो बुलेट के ऊपर, ये जो बुलेट है उसके ऊपर, व्हाट इज द टार्क ऑन द बुलेट, टार्क ऑन द बुलेट अप्लाइड विद ए रेंज, और ये आपको एक रेंज शो किया हुआ है, विद ए रेंज दैट हैज ए लीवर आर्म ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो लीवर की आर्म आर्म कितना है, वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, विद ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो हम जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वो आप देखें, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 10 न्यूटन। फोर्स हमारे पास ये आ गई 10 न्यूटन। सॉरी, यहाँ पे आप देखिए कि अब अगर फोर्स को हम ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 10 न्यूटन, ये हमने ले ली, और इसके बाद हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो हमें दी हुई है कितने, 30 सेंटीमीटर दी हुई है। जब हम 30 सेंटीमीटर को, अब आपको पता है MKS सिस्टम के मुताबिक इस 30 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 100। तो जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास आ गया 0.03 मीटर। तो हमारे पास इतने मीटर आ गया। अब जब हम मीटर को करेंगे तो जनाब, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है उसका वो क्या बन जाता है। तो आप देखेंगे हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होगा। तो टार्क इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या, 30 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.3 मीटर। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 30 न्यूटन्स को, सॉरी, इसको, तो हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स यहाँ पे, सॉरी इट्स रॉन्ग फोर्स, ये फोर्स इनफैक्ट ये है यहाँ पे दी हुई 30 न्यूटन। मैं इस स्टेटमेंट को करेक्ट करता हूँ। तो ये 30 न्यूटन फोर्स है हमारे पास, 30 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.3। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कि 30, जैसे आप यहाँ पे देखें, 30 मल्टीप्लाई 30 ओवर 100। अब आप, ये एक जीरो है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें, और ये जो जीरो है इस जीरो से ये कैंसिल कर दें, तो 3 3 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 9 न्यूटन। तो आपने देखा कि ये जो फोर्सेस है ये हमारे पास आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 न्यूटन। तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देखा कि आया कि कितने न्यूटन यहाँ पे आ रहा है। अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या निकाला। फॉर द सेम फोर्स यू गेट मोर टॉर्क विद ए बिगर रेंज, द जॉब इज इजी। फॉर द सेम फोर्स, अब अगर वही फोर्स लगाते हैं, यू गेट मोर टॉर्क विद ए बिगर, अगर आप उतनी ही कुवत लगाते हैं तो, और इससे बड़ा रेंज इस्तेमाल करते हैं, तो
आपका काम आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? बड़े रॉड में क्या होगा? उसका आर्म लेंथ जो है वो ज्यादा होगा। अब एक साइंसदान था होमर, उसने कहा, हाँ, मुझे एक रॉड दे दो और ये जो आपका पीस पिसा टावर है, मैं इसको सीधा कर दूंगा। इस शक्ल में आप देख रहे हैं कि जो पिसा टावर है इटली के अंदर, ये लिनन किया हुआ है। ये ये एक तरफ झुका हुआ है। अब हमने इसको अ, होमर ने कहा, नो प्रॉब्लम, मैं अकेला ही इसको कर दूंगा। तो होमर ने कहा कि मैं इसको अकेला ही कर दूंगा, अगर मुझे आप लीवर दे दें बहुत बड़ा। तो आपने देखा, मैंने जैसे पहले बात की कि अगर रेंच जो है वो बड़ा ले लिया जाए, उसका आर्म लेंथ बड़ा हो जाएगा, तो हमारा काम इजियर हो जाएगा। इसी तरह लीवर ने कहा कि ठीक है जनाब, बड़ी रॉड आप मुझे प्रोवाइड कर दें, लीवर मुझे बड़ा प्रोवाइड कर दें। ये जो आपका इतना बड़ा हैवी है ना, फल जो टावर है, पिज़्ज़ा टावर, मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ। होमर की इस बात में कितनी हकीकत है। आगे देखते हैं हम। नेट फोर्स अगर जीरो है, नेट टॉर्क डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई की गई है वो जीरो है। जीरो कैसे? कि 10 न्यूटन हम इसके लेफ्ट साइड पे अप्लाई कर रहे हैं और 10 न्यूटन ही हम इसके राइट साइड पे अप्लाई कर रहे हैं। द नेट फोर्स जीरो सिंस द फोर्स आर अप्लाइड ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट विल नॉट एक्सेलरेट। तो यहाँ क्या हुआ है, रॉड के दोनों तरफ जो फोर्सेस हैं, ये जो रॉड है, एक फोर्स इस तरफ लगाई जा रही है और दूसरी इस तरफ लगाई जा रही है। जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे अप्लाई करेंगे तो जनाब ऑपोजिट फोर्स नेट फोर्स से लग रही होंगी और क्या हो जाएगा, इसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। However, together these forces will make the rod rotate in the clockwise direction. अगर हम इन दोनों को एक तरफ कर दें, इन दोनों फोर्सेस को, तो फिर क्या होगा, ये क्लॉकवाइज। However, together these forces, अगर ये दोनों फोर्सेस will make the rod rotate in the clockwise direction. अगर हम दोनों फोर्सेस को एक ही जगह पे अप्लाई कर दें तो क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट, नेट टॉर्क जीरो, नेट फोर्स डज नॉट जीरो। अब हम दूसरा केस लेते हैं कि यहां पे तो जो नेट टॉर्क है वो जीरो है, लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं है। द रॉड विल एक्सेलरेट अपवर्ड अंडर द टू फोर्सेस बट विल नॉट रोटेट। तो क्या हो जाएगा, ये रॉड है, रॉड जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे मूवमेंट करना शुरू कर देगी। इन दोनों फोर्सेस के अंडर ऊपर की तरफ ये हरकत करना शुरू करेगी, लेकिन ये रोटेट नहीं करेगी। नेक्स्ट, बैलेंसिंग टॉर्क। अब हमने बैलेंस कैसे करना है इसको हम देखते हैं। यहां पे हमने फोर्स लगाई है 10 न्यूटन और इसकी आर्म जो है लेंथ उसकी कितनी है, 1 मीटर। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन और जो इसकी लेंथ है वो है 0.5 मीटर। तो क्या ये क्या दोनों टार्क बराबर होंगे? फोर्सेस भी मुख्तलिफ है और लेंथ जो है आर्म की वो भी मुख्तलिफ है। हम इसको इस कैलकुलेशन से देख लेते हैं। लेफ्ट राइट टार्क, जो टार्क लेफ्ट साइड पे है ये वाला, इस पे आप देखें 10 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर इक्वल टू 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 न्यूटन मीटर। तो यहाँ आपको पता है फोर्स का जो यूनिट है
वो न्यूटन है और जो लेंथ है उसका यूनिट मीटर है, इसलिए इसका यूनिट क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर। अभी हम चलते हैं राइट साइड पे। तो जनाब राइट साइड पे जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है और आर्म की लेंथ है 0.5 मीटर। तो आप सिंपली आप यहाँ पे देखिए, जब मैं इसको करूंगा तो ये इजी है कि 20 मल्टीप्लाई 5, इसको लिख सकते हैं 5/10। जनाब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, 0 0 से काट लें, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास कितनी फोर्स आ गई यहाँ पे? 10 न्यूटन मीटर। तो अब लेफ्ट साइड पे कितनी है? 10 न्यूटन। राइट साइड पे कितनी है? 10 न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड का और लेफ्ट साइड का दोनों का टार्क जो है वो बराबर है, ऑल्दो इसमें फोर्सेस और आर्म लेंथ मुख्तलिफ है। अब बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या है? To ensure that an object does not accelerate or rotate, two conditions must be met। कि हमने ये इंश्योर करना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना एक्सेलरेट ना करे और रोटेट भी ना करे, और दो कंडीशंस को फॉलो करें। तो जनाब तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 होगी। इसके बाद हम देखते हैं नेट टॉर्क भी 0 होगा। दिस रिजल्ट इन द प्रैक्टिकल फॉर ऑन लैडर रूल। तो अब इस लैडर रूल के मुताबिक आप देखिए कि हमने इंश्योर किया दैट ऑब्जेक्ट ना तो एक्सेलरेट कर रही है ना ये रोटेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो भी 0 है। नेट फोर्स जो इस पे अप्लाई हो रही है वो भी 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। तो इसलिए ये यहाँ पे क्या है? ये एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। When is an object stable? अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि कोई चीज जो है वो स्टेबल कब होती है? जनाब देखिए, इफ यू कैन टिप इट ओवर ए बिट एंड इट डज नॉट फॉल। अगर इफ यू कैन टिप इट ओवर ए बिट, अगर आप किसी चीज पे इसको टिप कर देते हैं एंड इट डज नॉट फॉल, तो क्या होगा? द ऑब्जेक्ट में वॉबल्स, थोड़ी सी मूव या काज हरकत करने की, द ऑब्जेक्ट में वॉबल बिट बट इट इवेंचुअली स्टॉप, थोड़ी सी मूवमेंट करेगी, कोशिश करोगी या काज करेगी, एंड सेटल डाउन टू इट्स अपराइट पोजीशन। और क्या हो जाएगा? ये अपनी अपराइट पोजीशन पे थोड़ी सी मूवमेंट करने के बाद अपनी अपने ये सेटल हो जाएगी। क्यों? वह क्या हो जाएगा? एंड सेटल डाउन टू इट्स अपराइट पोजीशन, ये अपराइट पोजीशन में आ जाएगी। हाँ, अब हम देखते हैं व्हाई थिंग फॉल ओवर, चीजें क्यों गिरती हैं? हम देखते हैं जनाब, एवरी ऑब्जेक्ट हैज ए स्पेशल पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको हम सीजी से नोट करते हैं। द सीजी इज यूजुअली राइट स्मॉक इन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तकरीबन 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 सेंटर पे ही होती है। तो एक ये स्पेशल पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, राइट में इन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये होगा, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सपोर्टेड द ऑब्जेक्ट विल नॉट फॉल ओवर। तो जनाब अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सपोर्ट कर रहा है, कोई इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो चीज नहीं गिरेगी। हम देख लेते हैं, यू जनरली वांट रनर बैक विद लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन इट इज हार्डर टू नॉक हिम डाउन।
अगर आप पीछे की तरफ झुकते हैं और पीछे की तरफ चलते हैं, you'll want running back with the lower CG and harder to knock him down कि आप नीचे गिरने का इम्कानात कम हो जाएगा। The lower the center of gravity, the more stable on object is। तो जो center of gravity जो है जितना lower होगा, lower the center of gravity, the more stable an object is। तो ये जो चीज है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल नॉट इज टू नॉक ओवर, वो जल्दी से नहीं गिरेगी। कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, इफ द सीजी इज अबव द एज द ऑब्जेक्ट विल नॉट फॉल। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो सीजी है, सीजी जो है वो एज से अबव है। इफ द सीजी, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव द एज द ऑब्जेक्ट विल नॉट फॉल। ये जो सिलेंडर्स है आपको देख रहे हैं ये नहीं गिरेगा। लेकिन अब गौर से देखिए, अब क्या होगा कि ये सिलेंडर यहां पे आ गया, गिरने के इम्कान बढ़ गए हैं। देखते हैं, When does it fall over? कब गिरेगा? Stable, जब center of gravity, if the vertical line extended down from the CG inside the edge। अगर ये यहां पे देखें इस पहली फिगर में, ये इनसाइड द एज है। कहां पे है ये? इनसाइड द एज है। आप यहां देखें कि यहां पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां पे इनसाइड द, ये इनसाइड द एज है, एच के अंदर है, तो ये स्टेबल है। और दूसरी तरफ इस ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ये जो है ये इसमें नहीं है, इनसाइड द, ये आउटसाइड द ऑब्जेक्ट है, तो विल रिटर्न टू अपराइट। द टार्क ड्यू टू ग्रेविटी इज ब्रिंग बैक। तो टार्क, इसमें तो टार्क वापस ले आएगा, इस सूरत में वापस नहीं लाएगा। तो आपने देखा कि अब हम देखते हैं स्टेबल एंड नॉन स्टेबल। क्या चीजें हैं? स्टेबल। अब यहां पे देखें, स्टेबल क्यों स्टेबल है? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनसाइड इनसाइड द एज है, दूसरी तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड है एज के। तो क्या होगा जनाब? इन दो लाइनों पे गौर कीजिए कि यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एज के अंदर अंदर है, यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और जब हम इसी चीज को देखते हैं, दूसरी पे देखते हैं, दूसरे को हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये क्या है? स्टेबल। अब दूसरी फिगर को देखें, और दूसरी फिगर में क्या है कि यहां पे ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहां पे आउट ऑफ द एज है। कहां पे है? ये आउट ऑफ द एज। तो आप देखें इस सूरत में क्या होगा, और क्या होगा? अनस्टेबल। तो ये जो सूरत हाल होगी ये अनस्टेबल होगी। तो आपने देखा स्टेबल और अनस्टेबल, फर्क क्या है? जरा सोचिए इन दोनों फिगर्स को। और अब देखिए क्या होगा? टार्क ड्यू टू ग्रेविटी पुल ऑब्जेक्ट बैक, कि टार्क जो है वो ग्रेविटी की वजह से इसको वापस जो है ऑब्जेक्ट को करेगा। और यहां पे क्या होगा? टार्क ड्यू टू ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट डाउन, तो यहां पे ऑब्जेक्ट को डाउन की तरफ ले जाएगा और यहां पे ऑब्जेक्ट जो है अप तरफ। तो इसलिए ये पहली हालत जो है वो स्टेबल होगी और दूसरी जो है वो अनस्टेबल। अब स्ट्रक्चर पे की बात करते हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर क्या है?
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पिज़्ज़ा सेंटर है, ये कितने अरसे से यहाँ पे ऐसे झुका हुआ है, लेकिन गिर नहीं रहा। क्योंकि इसलिए कि अभी तक ये स्टेबल है। स्ट्रक्चर आर वाइडर एट देयर बेस टू लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब अगर यहाँ पे इसके बेस के ऊपर अगर स्ट्रक्चर वाइडर है, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइडर है, इस यहाँ पे इसके मुकाबले में यहाँ पे जो है ये थिन है, तो और थिन होती जा रही। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो नीचे वाइडर है और ऊपर जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो थिन है। तो आप देख रहे हैं कि वाइडर देयर बेस, इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल होगी। प्लेइंग विद योर ब्लॉक। आपने कभी ब्लॉक के साथ तो खेला होगा। अब हम एक छोटी सी गेम करते हैं इसको समझने के लिए। तो यहाँ देखिए, ये आपके पास डिफरेंट कलर के ब्लॉक्स दिए हुए हैं और यहाँ पे ये ब्लॉक आप देख रहे हैं क्या होता है। अब इन ब्लॉक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे इनसाइड द एज है। जब ये इनसाइड द एज होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, क्या ये गिरेंगे या नहीं गिरेंगे? सोचिए। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सपोर्टेड, द ब्लॉक डू नॉट फॉल ओवर। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सपोर्ट करेंगे जिस तरह इन ब्लॉक में शो किया गया है, तो ब्लॉक जो है ब्लॉक नहीं गिरेंगे। ब्लॉक नहीं गिरेंगे। क्लियर? आप छोटी ये ब्लॉक लेके छोटी सी प्रैक्टिकल करके देख सके हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट विद लो सेंटर ग्रेविटी स्टे लो टू द ग्राउंड। अब हमारे पास ये हमने छोटे लिए हुए दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इसके क्या होता है। जनाब यहाँ पे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 300 पाउंड फॉल बैक हु इज 40 फुट 10 इंच टॉल एंड रन ए 4 to 40। और नेक्स्ट क्या है? स्टे द ग्राउंड। यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखिए। और यहाँ पे क्या है? स्टे लो टू द ग्राउंड। कि लो, ये ग्रेविटी क्योंकि अबव है इसलिए ये ऑब्जेक्ट विद लो ग्रेविटी है। स्टे लो द ग्राउंड, ग्राउंड पे कर सकेगा। नेक्स्ट, हाई प्रोफाइल व्हीकल as more and more stuff is loaded into a stuck base, its center of gravity move upward। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है अप करेगा। इट could be stable to tipping over। ये स्लो। तो मिसाल के तौर पे हम ये करते हैं, एज मोर एंड मोर स्टफ इज लोडेड, हम और स्टफ इसके ऊपर लोड कर देते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इससे क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए, जरा गौर से देखिए कि मैं इसके ऊपर लोड बढ़ा रहा हूँ। अब मैंने इसके ऊपर लोड बढ़ा दिया। पहले इसका लोड था यहाँ तक। ये पहले इसका जो लोड है वो आपने देखा कि वो यहाँ तक है। अब मैं क्या करूँगा कि जनाब इसका लोड जो है वो बढ़ा देता हूँ। जब मैं लोड बढ़ाऊंगा, ऐसा है, मैंने लोड बढ़ा दिया। जब मैं लोड बढ़ाया तो आपने देखा कि अब ये क्या हो गया? एज मोर एंड मोर स्टफ इज लोडेड इनटू द स्ट्रक्चर, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव अप। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब ऊपर चला गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे ये विंड जो है वो असर कर रही है। जब विंड अफेक्ट कर रही है तो यहाँ पे आप देखेंगे विंड जो है अफेक्ट कर रही है, तो क्या होगा? जरा गौर से देखिए। ट्रक हरकत कर जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अब द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट डिटरमिन हाउ इजी और हार्ड इट टू स्पिन। ठीक है, अब आप यहाँ हिंज ले रहे हैं।
द शेप ऑफ जेट डिटरमाइन हाउ इजी और हार्ड इट टू स्पिन, कि कैसे आसानी से और मुश्किल से इसको स्पिन करें. फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम मास द लॉन्गर वन इज टफर टू स्पिन, टेक मोर टॉर्क. अगर जो लॉन्गर है उसको हमें क्या स्पिन करना तो मुश्किल है, लेकिन इसमें टॉर्क जो है वो ज्यादा होगा. जैसे यहाँ पे जो रॉड आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, ये लॉन्गर रॉड है और इसको मूवमेंट करना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये है ये इसमें टॉर्क ज्यादा पैदा होगा. इट मैटर वेयर द हिंज इज, और ये भी कहता है कि इसका जो हिंज है वो कहाँ पे है, हिंज कहाँ पे है. तो देखिए यहाँ ये जो हमारे पास बार है इसका हिंज यहाँ पे है, इसका हिंज सेंटर पे है. अब देखिए दस टू स्टिक विद हिंज एट द एंड 4 times more torque to get spin than the stick with the hinge in the center. तो जनाब यहाँ पे अगर इसके एंड पे हिंज मौजूद है तो ये 4 गुना ज्यादा स्पिनिंग करेगा. आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए. रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Rotational inertia is a parameter that is used to quantify how much torque it takes to get a particular object rotating. Particular object जो है rotate कर रही है. It depends not only the mass of the object but where the mass is relevant to the hinge or axis of rotation. हमने ये नहीं, मास का इतना मैटर नहीं है, हमने देखना है कि हिंज जो है या उसका एक्स ऑफ रोटेशन कहाँ पे मौजूद है. The rotational inertia is bigger if more mass is located further from the axis. हम इसको देख लेते हैं. How fast does it spin? देखिए, for spinning a rotation motion, the rotation inertia of an object play the same role as ordinary mass for a simple motion. For a given amount of torque applied to object, its rotational inertia determines its rotational acceleration. Smaller the rotational inertia, bigger the rotational acceleration. इसका acceleration ज्यादा हो जाएगा. Same torque, different rotational inertia. Inertia मुख्तलिफ हो जाएगा. देखिए इस फिगर में बिग रोटेशनल इनर्शिया, इसमें बिग रोटेशनल इनर्शिया है और यहाँ पे स्मॉल रोटेशनल इनर्शिया है. क्यों? सेम टॉर्क डिफरेंट, रोटेशनल इनर्शिया डिफरेंट है. क्यों? ये स्लो स्पिन करेगा और यहाँ पे ये जो है ये आप देख रहे हैं ये स्लो स्पिन कर रहा है, लेकिन स्मॉल रोटेशन इनर्शिया होगा तो यहाँ पे ये देखिए ये फास्ट स्पिन कर रहा है. तो आपने देखा कि दोनों में जो है बिग रोटेशन इनर्शिया स्पिन स्लो है और स्मॉल रोटेशन इनर्शिया स्पिन फास्ट है. रोटेशन इनर्शिया एग्जांपल हम आपके साथ शेयर करते हैं. सपोज वी हैव अ रॉड ऑफ mass 2 kg and length 1 meter with the axis through the center. तो इसका एक्सिस जो है सेंटर में, its moment of inertia is 2 unit. 2 multiply 1, simple. Imagine how now that we take the same rod and stretch it to 2 meter. अब जो 1 मीटर की रॉड थी उसको 2 मीटर बना लिया. Its mass of course जबकि उसकी मास जो है वो सेम है, तो क्या होगा इसका? Its moment of inertia is 4 unit. इसका इनर्शिया जो है वो 4 गुना हो जाएगा क्योंकि मास मल्टीप्लाई उसकी लेंथ. रोटेशन इनर्शिया एग्जांपल. रॉड्स ऑफ इक्वल मास एंड लेंथ, एक्सिस थ्रू द सेंटर हो रहा है, एक्सिस थ्रू द एंड. और ये पहली जो फिगर है इसमें एक्सिस थ्रू द सेंटर है और दूसरी एक्सिस थ्रू द एंड है. तो यहाँ पे देखिए रोटेशन इनर्शिया ऑफ यूनिट 1 है और दूसरे में देखिए कितना है, रोटेशन इनर्शिया ऑफ दिस यूनिट इज 4. तो 1 और 4 की रेशियो है इनमें. डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है टार्क का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ चुके होंगे.